अमेंडमेंट के नाम पे बच्चों बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए है नहीं, ना तो डायरेक्ट टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हैं और ना ही कस्टम्स में कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है। कस्टम्स में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट 4 डेफिनेशंस बताई गई हैं एक अमेंडमेंट के नाम पे कि कैपिटल एसेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो आपके ऑलरेडी जीएसटी में पढ़ा हुआ है, तो उसको अलग से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको कस्टम्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसा ही मान के चलना है। जीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं तो उनको अपने को देखना पड़ेगा। ये फटाफट देखते हैं। ITC to be availed in respect of invoice debit notes not uploaded by the suppliers in their GSTR ones reduced from 10% to 5% of eligible ITC। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति 150-150 बिल हैं और कुछ बिल उसने जो उसका सप्लायर था उसने जमा करवा दिए हैं, कुछ अभी तक शायद जमा करवाने बाकी हैं, तो आप 10% ऑफ एलिजिबल ITC जितना मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते थे फॉर दोज बिल्स जो अभी तक शायद रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इस अमाउंट को 10% से घटा के 5% कर दिया है। यानी कि आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर। आपके सप्लायर ने इनवॉइस जो है वो अपलोड नहीं किया, तो आप मैक्सिमम कितना क्रेडिट ले सकते हैं? 5% ऑफ एलिजिबल ITC तक आपको उसे सीमित रखना पड़ेगा। तो आपका टोटल एलिजिबल ITC 1000 आ रहा है, तो उसमें से 50 रुपये जितना इतना हो सकता है जो कि बिना इन्वॉइस वाला है। ठीक है। अ न्यू रूल 86B हैज़ बीन इंसर्टेड, जो क्या बता रहा है कि आप मैक्सिमम अपना क्रेडिट लेजर में से कितना पैसा यूज कर सकते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए। नॉर्मली तो नियम क्या नहीं, मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है मैं सारा का सारा पैसा यूज़ कर लूँ, लेकिन 86B नाम का एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें बोला है कि आप मैक्सिमम 99% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो है ना वो क्रेडिट लेजर से फुलफिल कर सकते हैं। 1% पैसा तो आप हम लोगों को कुछ कैश में दो यार, 1% तो आप कैश में पे करो। ठीक है। तो 99% मैक्सिमम आप पे कर सकते हो। कहाँ पे? 99% जितना आप मैक्सिमम पे कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट को यूज़ करके। अदरवाइज 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। कहाँ पे है ये एप्लीकेबल? इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स 50 लाख। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जिनके केस में 50 लाख को एक्सीड करती है, उनके लिए प्रोविजन है कि उनको कम से कम 1% अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कैश रजिस्टर से या कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? वेयर द पर्सन हैज पेड एन इनकम टैक्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख इन ईच ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले दोनों फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया था तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिल चुका है 1 लाख से ज़्यादा का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? क्योंकि उसके पास में अनयूटिलाइज्ड ITC था, उसके पास में अनयूटिलाइज्ड ITC था। आप जानते हैं अनयूटिलाइज्ड ITC आपके पास में क्यों रह जाता है? या तो आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यानी कि आपको ITC मिल रही है 18% पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5% पे आ रही है, तो भी इस केस में भी आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा था कि तो भी आपके लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ सितंबर में आपके साथ ऐसा हुआ कि 50 लाख से ज़्यादा का आपका अमाउंट आया है टैक्सेबल सप्लाई का, तो मैं चेक करता हूँ कि भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जो थे उन दिनों, उनमें अगर मैं क्यूमुलेटिवली चेक करूँ तो क्या ये कम से कम 1% कैश से पे कर रहा था। अगर वहाँ पे आंसर आ जाता है हाँ, तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, लोकल अथॉरिटी है, तो इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आपको आ गई? फॉलोइंग पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। किस किस लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है? अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, PSU है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए अप्लाई करता है। आपको ये बात याद होगी बच्चों, जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एम्बेसी वगैरह के लोग होते हैं, उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता था जब कोई रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा अप्लाई करता था तो 3 दिन में उसको बताना पड़ता था कि या तो हाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया या फिर ना तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ। यानी कि 3 दिन के अंदर अगर वो कोई जवाब नहीं देता था तो आप मान लेते थे कि आई लव यू टू उसने भी बोल दिया है।
लेकिन अब ये 3 दिन को बढ़ा के कर दिया गया है 7 डेज। तो टाइम लिमिट फॉर अप्रूविंग द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 वर्किंग डेज टू 7 वर्किंग डेज। बढ़िया। टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में दिया जाने वाला था, उसमें 60 दिन पहले हुआ करता था टाइम, और उसको अब कम कर दिया गया है, 30 डेज कर दिया गया है। ऑफ अ पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो आधार आइडेंटिफिकेशन या डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार आइडेंटिफिकेशन, तो जिन लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला था प्रीमाइस का, उसके बाद में उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वहाँ पे 60 दिन से घटा के 30 दिन कर दिया गया है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन केस वेयर द एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 7 वर्किंग डेज फ्रॉम 3 वर्किंग डेज। ऑब्वियसली जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए 3 दिन से 7 दिन का समय ले लिया है, तो ये बताने के लिए भी 3 दिन से 7 दिन का समय मिल गया कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये कमियां है, सॉरी आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में ये कमियां हैं। ठीक है जी। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सेड नोटिस टू अ पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिफिकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम टू 30 डेज फ्रॉम 21 डेज। नोटिस इशू करने के लिए पहले 21 दिन का टाइम था गवर्नमेंट के पास, अब 30 दिन कर दिया गया। चलिए, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कभी लगता है कि भैया कोई व्यक्ति है, उसका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, उसने कुछ तो कांड कर रखा है, वो कुछ तो घपले कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग तो तब कंप्लीट होगा जब पूरी कार्रवाई कंप्लीट होगी, लेकिन कार्रवाई के चलते के दौरान आप उसको सस्पेंड कर दो ताकि वो किसी प्रकार के आईटीसी वगैरह यूज़ ना कर पाए। बात समझ में आई? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम कर सकते हैं विदाउट गिविंग दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। नॉर्मली आपने हमेशा पढ़ा है, कस्टम हो चाहे जीएसटी हो, कुछ भी कार्रवाई लेने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है? तो आंसर होता है कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बात समझ में आई? ठीक है। ई इनवॉइसिंग किसके लिए मैंडेटरी हो गया है? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ को एक्सीड होता है उनके लिए 1, 10, 20 से मैंडेटरी हो गया ई इनवॉइसिंग। जिनका 100 करोड़ को एक्सीड करता है उनके लिए मैंडेटरी हुआ है, लेकिन 1, 1, 21 से हुआ है। जिनका टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड करता है उनके लिए 1, 4, 21 से ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये वाला है 50 करोड़ वाला अमाउंट, 1, 4, 21 से इनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना पड़ेगा, कागज वाली बिल बुक नहीं चलेगी। All B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year onwards exceeds 500 crore are mandatorily required to have a dynamic QR code. डायनेमिक QR कोड, आपके बिल पे एक डायनेमिक QR कोड होगा। QR कोड आप लोग जानते हैं बच्चों, क्विक रेस्पॉन्स कोड, जिसको स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, किसका सामान है, किधर जा रहा है, कहाँ लोड हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये डायनेमिक QR कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों के ऊपर नहीं है, किन को एग्जेम्प्ट रखा गया है? इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, यानी कि मल्टीप्लेक्स वालों को QR कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। ओइडार सर्विसेज आप जानते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, उनको ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट में QR कोड की ज़रूरत नहीं है। ई वे बिल आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 200 किलोमीटर हो गया, पहले 100 किलोमीटर हुआ करता था, इसका हर दिन का 200 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम विल बी ब्लॉक्ड। अगर उसने 2 पीरियड तक रिटर्न नहीं भरा है, 2 कंसेक्यूटिव पीरियड तक अगर वो रिटर्न नहीं भर रहा है, तो उससे मैं ई वे बिल जनरेट करने का पावर जो था उसको ब्लॉक कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चों, QRMP। QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब क्या हुआ, आप रिटर्न तो क्वार्टरली भरिए, टैक्स का पेमेंट मंथली कर दीजिए। ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों को 12 रिटर्न भरने पड़ रहे थे उनको सिर्फ 4 रिटर्न भरने पड़ेंगे। QRMP स्कीम इज़ एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम। किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 5 करोड़ रुपए तक का है उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको अपना रिटर्न जो है वो मंथली भरने की बजाय क्वार्टरली भरना है। ऑप्टिंग ऑफ QRMP स्कीम इज GST इनवाइस। बहुत ही प्यारी बात है, यानी कि अगर आपके 4 रजिस्ट्रेशन हैं, जो अपने बात किया करते थे कि DD गुजरात है, DD महाराष्ट्र है, मान लो DD राजस्थान है और DD वेस्ट बंगाल है, तो आप चाहो तो इन 2 पे QRMP की स्कीम
ले सकते हो, इन दो पे चाहो तो मत लो। क्यों? क्योंकि बोला है ऑप्टिंग ऑफ QRMP स्कीम इज GST वाइज, और इन सब के तो अलग अलग GST नंबर हैं। Distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTINs. It implies that some GSTINs for a PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTINs may not opt for the said scheme. A registered person intending to opt for QRMP scheme for any quarter shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis. तो आपको बता देना पड़ता है from first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised। मतलब क्या हुआ कि भाई एक एग्जाम्पल देखो कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अवेल करना है ये स्कीम कहाँ से, जुलाई से सितंबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर है। इससे पहले का क्वार्टर कौन सा था? अप्रैल मई जून का क्वार्टर था इससे पहले। तो क्या बोला है? फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसका सेकेंड मंथ मई का फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट मई से लेके लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ जिस क्वार्टर में आप ये लेना चाहते हो, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आप लेना चाहते हो तो जुलाई का लास्ट डे, तो फर्स्ट मई से लेके 31 जुलाई तक आप ये स्कीम मांग सकते हो। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, दोबारा एक एग्जाम्पल देखना हो तो मैं आपको बता दूं। लेट अस से अपने अप्रैल मई जून, नहीं अप्रैल मई जून का तो ले ही लिया था अभी। लेट अस से जुलाई अगस्त सितंबर एक प्रीवियस क्वार्टर था, आप लेना चाहते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो ये आपका पहला महीना है, इसके एंड तक बता दो तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास में। और स्टार्ट कब से होगा? 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक अगर आप बता दोगे तो भी चलेगा। बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आपको आ गया। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न, तो आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है क्वार्टरली रिटर्न भरने का, इतने सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इन स्टेट्स के केस में तारीख है 22 तारीख, और ये जो नाम दिए हुए हैं इनके केस में तारीख है 24 तारीख। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज नेम्स। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो सारे साउथ के नाम यहाँ पे आ गए। यूनियन टेरिटरीज में दमन दीव, दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यहाँ पे आ गए। ठीक है, नॉर्थ के बहुत सारे नाम जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आ गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे अपने पास में साउथ और सेंट्रल इंडिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह है, यूटीज़ हैं। यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बोला है कि जो आपको टैक्स तो लेकिन मंथली पे करना है, रिटर्न आप क्वार्टरली भर रहे हैं, तो मंथली टैक्स पे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है फिक्स्ड सम मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड तो बहुत सिंपल हो गया कि आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरा इतना आउटपुट सप्लाई है, मेरा इतना इनपुट सप्लाई है, इतना क्रेडिट बनता है, इतना क्रेडिट के हिसाब से मुझे इतना टैक्स पे करना है। फिक्स सम मेथड बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक लमसम अमाउंट पे करूँगा। लमसम अमाउंट भी कैसी निकलेगी? 35% of the tax paid in cash in the return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly। यानी कि पिछले क्वार्टर में जितना मैंने टैक्स पे किया था उसका 35% पे कर दूंगा। अब समझो कोई क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, ये 2 ही महीनों में तो बात होगी, तीसरे महीने में तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको पूरा सेटल करना ही होगा, आप अपना रिटर्न भर चुके होंगे और आपको अप्रैल, मई, जून को पूरा सेटल करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई में आप लमसम अमाउंट क्या पे कर सकते हो? या तो पिछले क्वार्टर में जो पे किया था उसका 35% पे कर दो, या फिर टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। यानी कि जो पिछला क्वार्टर था उसमें आपने जो लास्ट महीने में जो कैश में पे किया था, लास्ट मंथ में जो आपने कैश में पे किया था वो पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून है और वहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि भाई प्रीसीडिंग क्वार्टर में आपने 100 रुपये पे किया था, तो आप यहाँ पे 35 पे कर सकते हैं। या फिर आपका पता चलता है कि भाई पिछले क्वार्टर का लास्ट महीने में आपने 50 रुपये कैश में पे किया था,
तो फिर आपको यहाँ पे 50-50 पे करना पड़ेगा अप्रैल और मई में। बात समझ में आपको आ रही है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी कारणवश मेरा इवेंचुअली टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैंने अगर ये 35% पे किया था या फिर टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश के जितना पे कर दिया था, तो आप मुझसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि मैंने तो आपके ही प्रोविज़न को माना है। बात समझ में आई? नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये एग्जाम्पल दिए हुए आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा सारी बात जो मैंने अभी आपको बताया। 35% वाला आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट वालों को देना है 13th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच पीरियड, और बाकियों को आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देना है 11th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच पीरियड। बस इतनी सी ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आपकी समझ लीजिए। अमेंडमेंट है कस्टम्स में, मैंने आपको बता दिया, कोई भी अमेंडमेंट जैसा नहीं है कस्टम्स में, नो अमेंडमेंट मान के चलिए। और GST में मैंने जो ये बताए, ये अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ओके, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।